ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम लोगों को प्रश्न दिए हुए होते हैं और 4 उत्तर दिए होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उस 4 ऑप्शंस में से हम लोगों को एक ऑप्शन सही ऑप्शंस का चुनाव करना होता है। तो आज हम लोग जो है वो आपदा प्रबंधन का अध्ययन करते हैं और आपदा प्रबंधन को इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो जिस प्रकार की आपदा जो आते हैं उसका प्रबंधन कैसे करना है, उससे लड़ना कैसे है, हाउ टू कॉम्बैट फ्रॉम दिस डिजास्टर्स, है ना। क्योंकि डिजास्टर्स तो बोल करके नहीं आते हैं। जैसे झारखंड में तो बाढ़ नहीं आता है, झारखंड में जनरली भूकंप भी जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे आपदा हैं जो कि मतलब आ सकते हैं, जैसे जंगलों में आग लग जाना, ये तो सामान्य बात है झारखंड के लिए, है ना। तो ऐसे कौन कौन से आपदा है, जैसे सूखा पड़ जाता है, जैसे अभी मानसून का टाइम चल रहा है और समय पे वर्षा नहीं हुआ, तो ये भी एक प्रकार का आपदा है। तो अब क्या होगा, भोजन की कमी होगी, तो उसका प्रबंधन कैसे करना है, ठीक है। किसी तरह का, जैसे हाल में ही अभी कोविड आया था, वैसे कुछ और बीमारी हो सकता है, जैसे अभी निपा वायरस भी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान किए हुए है। अभी वायरल फीवर सबको हो जा रहा है, वो हो सकता है कोविड का दूसरा रूप ही है। तो ये सभी को कैसे मैनेज करना है। अचानक से कभी कभी हॉस्पिटलों में क्या होता है कि बेड खाली नहीं मिलता है, तो ये भी एक प्रकार का आपदा है। तो इन सारी आपदाओं से कैसे हम लोगों को कॉम्बैट करना है, लड़ना कैसे है, इसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आपदा प्रबंधन को आज हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक आपदा ये अपने आप होता है ना। नाभिकीय विस्फोट जो है, तो ये जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहते हैं, ये मनुष्य के द्वारा करवाया जाता है ना। जैसे यूरेनियम से हम लोग एनर्जी निकालना चाहते हैं या थोरियम हो गया, तो ऐसे कई सारे जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होते हैं, तो ये जो है वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है। तो इसका उत्तर जो है वो नाभिकीय विस्फोट होगा। अब भूकंप जानते हैं प्राकृतिक है, चक्रवात भी जो है वो प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है। तो मानव जनित आपदा, देखिए सुनामी जो है ना वो मानव जनित नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये अपने आप आता है। लेकिन जैविक विकिरण जो है वो प्राकृतिक है। नाभिकीय विस्फोट जिसको भी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, ये भी जो है वो मानवकृत है, मतलब जैविक विकिरण भी मानव है, युद्ध भी जो है वो मानव के द्वारा लड़ा जाता है। ये तीनों जो है वो मानव जनित है, लेकिन सुनामी जो है वो प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। तो देखिए, पारिस्थितिकी असंतुलन जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी असंतुलन क्या होता है, तो बाढ़ आएगा तो वहाँ से लोग डिस्प्लेस्ड होंगे, वहाँ घर से बेघर हो जाएंगे, उनका जो है वो मतलब कितना सारा वहाँ साथ में बीमारी आएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये पारिस्थितिकी असंतुलन का बहुत बड़ा कारण है। तो ये तो सही बात है भाई कि इससे पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। सूखा आएगा तो कितने जीव जंतु मर जाएंगे, कितने लोग भूखे मरेंगे, है ना। तो सूखा आएगा तो क्या होगा कि वहाँ का जो भी क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा सूखने लगेंगे, तालाब सूख जाएगा, तो उसमें कई सारे जीव जंतु रहते हैं, वो सभी मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे भी पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। युद्ध होगा तो आप समझ सकते हैं कितना भीषण युद्ध होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराए थे, हाइड्रोजन बम, उससे क्या हुआ था, वहाँ के लोग अभी भी कई जगह पे जो है वो मतलब उसका असर अभी दिखता है, कभी भी वो अपंग वहाँ से पैदा होते हैं। वहाँ के तो सारे जीव जंतु उसमें एक बार में ही साफ हो गए थे। तो ये भी जो है वो पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा कि पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण बाढ़ भी है, सूखा भी है और युद्ध भी है। भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है। तो हम लोग को देखना है कि सामान्य मतलब से लेकर के अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो 58.6% भूमि जो है वो झारखंड का, भारत का जो है वो भूकंप जो है वो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मतलब सामान्य से तीव्रता, और खास करके जो हिमालय वाला बेल्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा है ना। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो वो बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे संभावना थोड़ी कम रहती है, बहुत कम चांस रहता है। लेकिन जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, खास करके जो हिमालय पर्वत से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है वो भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। देखिए, बाढ़ से प्रभावित होता है तो कितना प्रतिशत भूभाग है, तो 12% भूभाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसमें सबसे पहला नाम आप लोग के दिमाग में असम आता होगा, बिहार आता होगा, ठीक है ना। इस बार देखिए हाल में दिल्ली में भी देखिए ज़बरदस्त का बाढ़ आया हुआ था। तो ये सब क्षेत्र जो है वहाँ पे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है ना। भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है, मतलब सूखा हो जाता है ना।
तो ये बहुत बड़ी संख्या है। देखिए 68% भूमि जो है वो सूखा संभावित क्षेत्र होता है। इस बार ही देखिए मानसून सही टाइम पे वर्षा नहीं हुआ, तो झारखंड में देख लीजिए लगभग जो है वो फसल नहीं लग पाए। बाद वाला जो खेत होता है, मतलब ऊपर में जो खेत होता है उसको बायद खेत बोलते हैं और नीचे वाला खेत को गहरा खेत बोलते हैं। तो बायद वाला खेत इसमें धान ही नहीं लगा। अब इस बार जो धान लगा भी सही समय पर वर्षा नहीं हुआ, तो वो धान भी जो है वो बर्बाद हो गए, फसल बर्बाद हो गए, है ना। तो 68% बहुत बड़ी संख्या होती है। इसीलिए झारखंड या भारत में जो है वो किसानों की स्थिति दयनीय होती है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की अभी तक उत्तम व्यवस्था नहीं की गई है ना। झारखंड निम्न में से किस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है ना। तो देखिए नाभिकीय विकिरण से झारखंड अभी तक जो है वो प्रभावित नहीं हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। खनन दुर्घटना हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, तांबा है ना, सोना भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो खनन दुर्घटना यहाँ पे आम बात है, होती रहती है। जंगलों में आग लगना, थोड़ा देर पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, झारखंड में जंगलों की मात्रा पर्याप्त है और उस कारण से यहाँ पे जंगलों में गर्मी के टाइम में आग लगना भी आम बात हो जाती है, क्योंकि जंगलों में आग लगते रहती है। और भूकंप तो खैर भाई नेचुरल है, वो तो आता ही रहता है, मतलब इतना भी कॉमन नहीं है कि आता ही रहता है, लेकिन भूकंप से भी मतलब वो बच नहीं पाया है झारखंड। भूकंप मतलब बीच बीच में कभी कभी आ ही जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किस क्षेत्र में सामान्य से कितनी प्रतिशत कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है। तो सामान्य से मौसम विभाग जो है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो है किसी क्षेत्र में सामान्य से कितनी प्रतिशत कम वर्षा होने पे, तो 50% अगर उससे कम वर्षा होती है, जितना हो रही थी अगर उससे 50% कम वर्षा होती है तो क्या होगा कि वो गंभीर सूखा कहा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फसल एकदम ही ना होने की संभावना हो जाती है। देश में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है। तो सूखाग्रस्त कब कहा जाएगा, तो जब जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर होता है तो ये जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला निम्न में से कौन सा है। तो पलामू जो है ना वो झारखंड में सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त है, वो सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित होता है। वहाँ पे जो है वो सूखाग्रस्त घोषित मतलब हर साल लगभग हो ही जाता है। सन मतलब किस ईस्वी में राज्य के सभी 24 जिले सूखा प्रभावित थे। अब ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि देखिए 2010 में जो है वो एक बार पहली बार ऐसा हुआ स्वतंत्र झारखंड होने के बाद। स्वतंत्र झारखंड मतलब कि एक जब अलग झारखंड बढ़ा, तो क्योंकि पहले ये दूसरे राज्य के हिस्से में था। तो 2010 ईस्वी में जो है वो झारखंड के सभी 24 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, जो कि बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। राज्य में लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो बाढ़ से प्रभावित लगभग 11 जिले होते हैं ना, प्रतिवर्ष जो है वो बाढ़ से 11 जिले प्रभावित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राज्य के जंगलों में आग लगने की प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ के बीज संग्रह से होती है। तो देखिए ये जो है ना, इसका उत्तर जो है वो महुआ और साल, महुआ पेड़ होता है और साल होता है। साल का मतलब सखुआ होता है। तो राज्य में जंगलों में आग लगने का प्रमुख समस्या जो है वो महुआ और साल पेड़ के बीज संग्रह से होता है ना। झारखंड में किस वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लगती है ना। तो शुष्क पतझड़ वन है ना, शुष्क पतझड़ वन झारखंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ का मतलब क्या होता है कि गर्मी के समय में जो है वो पेड़ हमारे पत्ते झाड़ देते हैं। पत्ते झाड़ क्यों देते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में यहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है, तो पेड़ अपने आप को जो है वो सेविंग मोड में ले जाता है, एनर्जी सेविंग मोड में, और उस समय क्या करता है कि अपने पत्ते झाड़ देता है। तो ट्रांसपीरेशन नहीं होता। ट्रांसपीरेशन मतलब होता है पत्तों से पानी का वाष्पीकरण होना, है ना, तो वो नहीं होता है। तो जिसके कारण पेड़ अपने पत्ते को झाड़ देता है और कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो वो काफ़ी सूख जाते हैं, और सूख जाते हैं तो पत्ते बहुत कम तापमान पे आग लग जाते हैं। तो गर्मी में तो 1% गर्मी रहता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड झारखंड का तापमान रहता है गर्मी के टाइम में, तो पत्ते में अपने आप आग पकड़ लेता है। उसके कारण जंगलों में आग जो है बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये जो है एक मतलब वनों में किस वनों की अधिकता है, तो शुष्क पतझड़ वनों की अधिकता के कारण जो है वो जंगलों में आग लग जाती है। राज्य के किस जिले में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है, तो इसका उत्तर रांची है। रांची में जो है वो जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है।
राज्य के कितने जिले तड़ित से प्रभावित होते हैं? तड़ित का मतलब क्या होता है ना, थंडर स्टॉर्म, ठीक है ना, लाइटनिंग जो होता है। तो क्या होता है कि जब मानसून का टाइम रहता है खास करके, तो बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, बिजली की कड़कड़ाहट होती है। तो उससे कितने ज़िले प्रभावित हैं? तो इससे 9 ज़िले प्रभावित हैं। और पता है गांव में जनरली क्या होता है, यहाँ झारखंड में तो अधिकतर क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे खेतों में काम कर रहे होते हैं, जानवर चरा रहे होते हैं, बकरी मवेशी वगैरह चरा रहे होते हैं, तो वो खुले मैदान में रहते हैं और अचानक से जो है वर्षा शुरू हो जाती है, बिजली कड़कड़ाने लगती है, तो लोग उस समय तो बाहर में रहते हैं और अचानक से ऐसी दुर्घटना देखने को मिल जाती है। तो 9 जिला जो है वो झारखंड के वो तड़ित से प्रभावित है, लाइटनिंग से प्रभावित है, थंडर स्टॉर्म से, है ना। झरिया कोलफील्ड में कितने के दशक से आग लगी हुई है, ठीक है ना। तो कितने के दशक से आग लगी हुई है? तो 1890 के दशक से आग लगी हुई है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि झरिया का जो कोलफील्ड है वो 1890 से जो आग लगी वो आग अभी तक लगी ही हुई है, क्योंकि झरिया एक बहुत बड़ा कोलफील्ड है ना, वो कोल बेल्ट है, वहाँ पे पूरा कोयला एकदम बिछा हुआ है, तो वो आग अभी भी जल ही रहा है, मतलब आग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए कितना मात्रा में झारखंड में कोयला है ना। उसके बावजूद भी जो है वो झारखंड की स्थिति दयनीय है, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी नेता यहाँ के बने हो या केंद्र सरकार के, उनका मुख्य मकसद ही जो रहा है वो झारखंड से सिर्फ यहाँ के संसाधनों का दोहन करना, लेकिन झारखंड का लाभ पहुँचाना कभी भी उनका नहीं रहा है। हुरीलाडी कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी, है ना। तो हुरीलाडी कोयला खान दुर्घटना जो है 1983 में हुआ था। हुरीलाडी कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? तो 1983 में हुआ था। लाल मटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? तो लाल मटिया कोयला खान दुर्घटना जो है वो 2016 में हुई थी। कब हुआ था? तो 2016 में लाल मटिया कोयला खान दुर्घटना हुआ था। निम्न में से किस फूल का संग्रह हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण है? ठीक है, तो महुआ फूल का संग्रह। महुआ जो है ना, महुआ क्या होता है? महुआ जावा जो होता है, जावा तब होता है जब उसको सिजाया जाता है। तो एक्चुअली झारखंड का एक बहुत बड़ा आय का स्रोत महुआ भी है। अब महुआ है तो महुआ का पेड़ है, उससे क्या होता है कि महुआ का जो फूल गिरता है, फूल मतलब वही महुआ जिसको हम लोग कहते हैं, वो महुआ का जो सेंट है ना वो हाथी को बहुत आकर्षित करता है। और ख़ास करके वो जो जावा जब बनाया जाता है शराब बनाने के लिए, तो उस कारण से हाथी काफ़ी आकर्षित होते हैं और इसी कारण जो है एक आक्रमण भी एक प्रमुख कारण है। लेकिन सिर्फ महुआ ही एक प्रमुख कारण है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरे गांव साइड में जहाँ पे महुआ मतलब महुआ के शराब नहीं बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि हाथी जो है वो लगातार 10 दिन 15 दिन उसी गांव में एक तरह से अड्डा जमाए हुए रहते हैं। रात को जंगल तरफ छिप जाएंगे और दिन को जंगल तरफ छिप जाएंगे और रात को आकर के जो है फसल नष्ट करेंगे, घर तोड़ेंगे, ऐसे करते हैं। तो उसका मुख्य कारण है जंगलों की कमी होना या मनुष्य का जो है वो अतिक्रमण होना जंगलों में, जो कि प्रमुख कारण है ना। निम्न में से कौन हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण है? तो हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण हम लोगों को बताना है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि तो है ही, जनसंख्या वृद्धि होगा तो क्या होगा, हम लोग जंगलों की तरफ बढ़ते हैं, वनों की कटाई हुई है और नगरीकरण हुआ, ये तीनों ही जो है वो हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण है। तो देखिए इसमें वो बात आ गया है वनों की कटाई, जिसको भी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई। और मतलब हमारे सरकार भी बड़ा अजीब होते हैं, जब कानून बनाने की बात आएगा तो कोई पल्हा भी तोड़ के ले जा रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मिलियंस ऑफ ट्रीज जो है वो हर साल कटते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, बड़े बड़े कंपनियां जो है वो काटती हैं, लेकिन वहाँ से सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रही है, पैसा मिल रहा है, तो उनको काटने का अलाउ कर दिया जाता है। तो ऐसे होते रहता है ना। भारत में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने वाले की औसत 300 व्यक्ति। अब समझ लीजिए भारत में प्रतिवर्ष जो है वो हाथियों से मरने वाली व्यक्तियों की संख्या 300 है, जो बहुत ज़्यादा है। जबकि झारखंड में कितनी व्यक्ति है? तो पूरे भारत में जो है वो 300 है, लेकिन झारखंड में 108 है। अकेले झारखंड में 108 व्यक्ति जो है वो हाथी से मारे जाते हैं। समझ लीजिए कि झारखंड में कितना जो है वो यहाँ के लोगों को वो सारा कुछ सहना पड़ता है। और वो सिर्फ इसलिए कि मतलब यहाँ के लोग जंगलों की नहीं कटिंग कर रहे हैं, बल्कि वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को जो है वो दे दिया जाता है और उसका अच्छा से मैनेजमेंट नहीं किया जाता। वन विभाग जो है वो अपनी काम नहीं करेगा और उस कारण जो है वो आम लोगों की जान जाएगा। और वही वन विभाग जो है वो किसी को जंगल में ऐसे भी बैठे देखेगा, घूमते हुए भी देखेगा, तो उससे जो है वो पैसा वसूलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे भी कांड होते रहते हैं। झारखंड राज्य के भूकंप से प्रभावित कौन से जिले जो हैं वो जोन 4 में स्थित हैं? तो जोन 4 जिले के नाम बताना है। तो जोन 4 में जो है वो गोड्डा और साहिबगंज है। जोन 4 में जो कौन कौन से जिले हैं, तो गोड्डा और साहिबगंज जोन 4 में आते हैं। राज्य के कितने जिले भूकंप जोन 3 में स्थित है? तो भूकंप जोन 3 में जो है वो कितने जिले स्थित हैं? तो 15 जिले जो हैं वो जोन 3 में स्थित हैं।
भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया? तो भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू 2005 ईस्वी में लागू किया। 2005 ईस्वी में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्था है? आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्था जो है वो क्या है? आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के उपरांत, ये तीनों आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्था है। आपदा से पहले हम लोगों को ये सुनिश्चित कर लेना पड़ता है कि अगर वो आपदा घटित होती है तो क्या हम उससे लड़ने के लिए सक्षम हैं, क्या हमारे पास सारे संसाधन मौजूद हैं या नहीं है। आपदा के दौरान हम किस तरीके से उससे लड़ पा रहे हैं, क्या सभी को ज़रूरत की दवाइयाँ उपलब्ध करवा पा रहे हैं, क्या सभी को भोजन उपलब्ध करवा पा रहे हैं, जो चीज़ चाहिए हमको वो कर पा रहे हैं, अगर वो आपदा से हम लोग लड़ सकते हैं तो उससे लड़ पा रहे हैं कि नहीं लड़ पा रहे हैं। और आपदा के तुरंत बाद उसके बाद जो है वो जो आपदा हो चुका है, जिससे नुकसान होना था वो हो चुका है, उस नुकसान की भरपाई कैसे कर पा रहे हैं, उस पर हम लोग कैसे काम कर पा रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। तो ये आपदा प्रबंधन की 3 अवस्था है। आपदा के पहले अनुमान लगाना, उन सारे की तैयारी करके रखना, आपदा के दौरान पूरे एकदम पुरजोर से लड़ाई लड़ना, और आपदा के बाद उस चीज़ के लिए भी वो तैयार रहना। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन जो है वो 2006 में हुआ था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर आपको पहले ही पता चल गया होगा कि मुख्यमंत्री जी करते हैं ना। झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं ना। झारखंड में जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन हुआ है, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर जो है वो मजिस्ट्रेट और उपायुक्त दोनों होते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट भी होते हैं और उपायुक्त भी होते हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन जो है वो 2006 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। निम्न में से किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है? तो जो है आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ तीनों को शामिल किया गया है। आईटीबीपी का होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ का होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और सीआईएसएफ का होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये तीनों को जो है वो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल किस प्रकार की आपदाओं से प्रभावित लोगों की बचाव करते हैं, है ना। तो ये जो है वो बाढ़ एवं चक्रवात से भी बचाव करते हैं, जैविक हमला हुआ तब भी, नाभिकीय विकिरण हुआ तब भी, तो इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा कि बाढ़ एवं चक्रवात, जैविक हमला, नाभिकीय विकिरण, ये सभी राष्ट्रीय आपदा से जो है प्रभावित लोगों का बचाव जो है वो हमारे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल करते हैं, जिसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान होते हैं। झारखंड कैबिनेट ने कब राज्य आपदा मोचन बल का गठन को मंजूरी दी, है ना। तो ये कब दी गई? तो 2016 को दिया गया है ना। झारखंड कैबिनेट ने 2016 को राज्य आपदा मोचन बल के गठन को मंजूरी दी। झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था? तो आपदा विभाग का गठन जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 2004 ईस्वी को। राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में राज्य एवं केंद्र का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 25-75 का, ठीक है। राज्य जो है वो 25% और केंद्र जो है वो 75% देता है राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में, है ना। राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई थी? तो राज्य आपदा प्रबंधन योजना जो है वो 2009 ईस्वी को तैयार की गई थी। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA, ठीक है, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब हुआ था? 2010 ईस्वी में हुआ था। राज्य में किस वर्ष से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो 2007 से जो है वो राज्य में आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन जो है वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया जा रहा है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है?
तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो है वो रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो रांची में जो है वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो रांची में ही जो है वो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची में स्थित है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रांची में स्थित है। विरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है? तो ये जो है वो सूखा हेतु कार्य कर रही है ना। तो जो विरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो सूखा आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है। IMS धनबाद मतलब इंडियन माइंस स्कूल धनबाद जो है वो किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है? तो देखिए ये माइनिंग स्कूल है, तो वो खनन के लिए ही काम कर रही है। निम्न में से किस संस्था द्वारा राज्य में भूकंप सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है? तो राज्य में भूकंप हेतु सुरक्षा कार्य कर रहा है वो है BIT मिश्रा। तो BIT मिश्रा को जो है वो भूकंप सुरक्षा हेतु कार्य करने का जिम्मेवारी सौंपा गया है। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्थान द्वारा राज्य में जंगलों के आगे की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है ना। आगे नहीं, आग है। जंगलों के आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है। तो निम्न में से किस संस्थान जो है वो इस पर कार्य कर रहा है? तो JSAC जो है ना, JSAC जो है वो जंगलों की आग की सुरक्षा हेतु कार्य कर रहा है। निम्न में से किस संस्थान द्वारा औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाता है? तो ये जो है मैकॉन द्वारा किया जाता है। तो हम लोग जो है वो झारखंड में आपदा और भारत के भी कुछ उससे प्रश्न जो है वो आपदा संबंधित हम लोग देख चुके हैं, कैसे आपदा प्रबंधन करना है। आशा है कि आप सभी को जो है वो इन सारे प्रश्नों का उत्तर पहले से ही आता होगा, या नहीं आता था तो अब हम लोग सीख चुके हैं। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अपना फीडबैक अवश्य दें ताकि उसके अनुसार से जो है अगर कुछ सुधार करना हो तो उसको किया जा सके, है ना। तो आप सभी का ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इसी प्रकार मुझे मिलते रहे और मैं इसके लिए आपका अनुग्रहित हूँ।